Hello, 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 hello. Hello everyone, my name is Krishna. This is another lecture on science and technology. Hello everyone, my name is Krishna. This is another lecture in science and technology series इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भारतीय परमाणु कार्यक्रम या फिर न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से लगातार प्री और मेंस में क्वेश्चंस पूछता आया है। एक बार इस टॉपिक में हम देखते हैं क्या क्या कोर्स कंटेंट है। इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे। देन न्यूक्लियर मटेरियल्स क्या होते हैं, इन पे लगातार क्वेश्चंस पूछा हुआ है प्री और मेंस में। अभी कुछ साल पहले मेंस में पूछा था, 2-3 साल पहले प्री में पूछा। देन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल क्या होती है, देन यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम, न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल सीख लेना, बनाते रहना घर में बैठे बैठे। देन न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स इन इंडिया, रिसर्च रिएक्टर क्या है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, LWR, FBR, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर, और जो अभी न्यू प्रोजेक्ट है इंडियन न्यूक्लियर साइंस का, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, उसको देखेंगे। देन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम समझने की कोशिश करेंगे। अभी 2 साल पहले ये मेंस में भी पूछा है, प्री में भी इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो थोरियम की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि कैसे थोरियम 3 स्टेज NPP से रिलेटेड है। देन इसके तीनों स्टेप्स देखेंगे और पैरेलल अप्रोचेस क्या चल रही हैं इसके साथ में। देन इसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स देखेंगे, फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर वेपन, सेकंड जनरेशन न्यूक्लियर वेपन। अल्टीमेटली हम बनाएंगे न्यूक्लियर ट्राइड। न्यूक्लियर ट्राइड मतलब आप सबमरीन, उसमें भी न्यूक्लियर सबमरीन मतलब अरिहंत। आपको जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जैसे मिराज हुआ या एनीथिंग जिससे आप न्यूक्लियर वेपन दाग सको, तो एयरक्राफ्ट आपको चाहिए। और लैंड बेस्ड मिसाइल जैसे अग्नि हुई, आपकी सारी मिसाइल। तो अल्टीमेटली हमारा एम होना चाहिए न्यूक्लियर ट्राइड बनाना, ताकि आप हर तरफ से इंडिया की टेरिटरी को सिक्योर कर पाओ। देन इसके बाद इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई वी आर फॉलोइंग नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। तो अगर आप नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को ही ढंग से पढ़ो तो आपको ये समझ में आएगा कि उस पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपने हमारे ऊपर आँख उठाने की कोशिश भी की तो हम आपको ऐसा डैमेज देंगे, ऐसा डैमेज देंगे कि आप निपट जाओगे। तो इसको समझेंगे, इसके फ्लॉज और प्रोज और कॉन्स क्या क्या हैं। देन रेडियो आइसोटोप, मेनली ये मेडिकल साइंस में यूज़ होता है। प्री में कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देन LHC हिग्स बोसॉन क्या है, अभी 2 साल पहले इससे क्वेश्चन पूछा था। न्यू प्रोजेक्ट है तो इंडिया में फ़िलहाल नहीं चल रही। हिग्स बोसॉन पे तो डेफिनेटली रिसर्च चल रही है, बोसॉन बोस के नाम पर है। देन कुछ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, 3 माइल आइलैंड, चेरनोबिल डिजास्टर जिसके ऊपर अभी एक वेब सीरीज़ बनी। देन फुकुशिमा, देन मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में क्या हुआ। देन मायापुरी दिल्ली में एक कबाड़ी वाले को भेज दिया गया था एक न्यूक्लियर मटेरियल, तो उससे कुछ लोगों की डेथ हो गई थी, तो वो क्या था वो समझेंगे। तो इसके बाद इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर, IAEA, NSG, PTBT, CTBT, NPT जो भी हैं, देन ये सब चीज़ें समझेंगे। तो ये इस पूरे कोर्स का कंटेंट है। इस कोर्स को पढ़ाने की रिक्वायरमेंट इसलिए है ताकि आप ये समझ पाओ। आपने जो टारगेट किया है, आप या तो IAS बनना चाह रहे हो या IFS। बिलीव मी, IFS की पावर्स IAS से कहीं ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली जब आप दुनिया में नेगोशिएशंस कर रहे हो तो इंडिया हर जगह इस जगह हार जाता है, क्योंकि हमारे पास काबिल IFS नहीं है, कहीं भी नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है। तो हम हमेशा वॉर जीत जाते हैं, वॉर ऑन ग्राउंड जीत जाते हैं, कहा जाता है इंडिया के लिए, लेकिन हम डिप्लोमेसी में हार जाते हैं। तो इंडिया को अच्छे IAS ऑफिसर्स बाबुओं की नीड नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया को अच्छे डिप्लोमेट्स की नीड है। और दीज पीपल आर नॉट डिप्लोमेट। डिप्लोमेट्स ये हो सकते हैं लेकिन इनको अपना कि इंडिया में रहना है, USA में रहना, अच्छी जगह जाने से डरते हैं। तो नो पावर इज़ कॉस्टलियर देन नो पावर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके नाम पर इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है। भाभा और पंडित नेहरू, नेहरू जी ने कुछ जो गिने चुने अच्छे काम किए हैं, उसमें ये बात मान ली थी कि भाभा ने जो कुछ कहा उन्होंने वो कर दिया। पूरी ज़मीन लेके दे दी मुंबई में, ट्रॉम्बे में, जो कहा वो कर दिया। इसका मतलब क्या है, ज़रा आप इस चीज़ को एनालाइज करना। नो पावर इज़ कॉस्टलियर देन नो पावर, इनफैक्ट इस पर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है, उससे ज़्यादा महंगी दुनिया की कोई पावर नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई शक्ति ना होने से महंगी कोई शक्ति नहीं है, कोई खतरनाक उससे ज़्यादा पावर नहीं हो सकती कि आप वीक हो। तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम समझते हैं, ये कुछ बेसिक्स हैं, बट हम अभी चलते हैं अपने डेस्कटॉप मोड में। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड सम थिंग्स। बिफोर दैट इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर एनी कोर्स, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्स, दिस वन। और यहाँ पर आप कोर्सेज में जाके देख सकते हो। स्पेशल कोर्सेज में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा,
देन जनरल स्टडीज़ में प्रीलिम्स और मेंस का पार्ट है ये। सो प्लीज़ ट्राई टू मेक नोट्स। सबसे पहले तो मतलब कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिखा देता हूँ कि न्यूक्लियर पावर क्यों चाहिए। तो सबसे पहले तो नो पावर इज़ कॉस्टलियर देन नो पावर, ये आप लिख सकते हो। इंडिया में आपने देखा होगा लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा, इनकी डेथ बहुत क्लोज टाइम में हुई थी। दोनों ही पॉलिटिकल एसेसिनेशन थे जिनको दबा दिया गया उस टाइम की गवर्नमेंट्स के द्वारा, और ये इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत बड़ा ब्लो था। पहले शास्त्री जी का जाना, उसके बाद होमी भाभा का जाना। तो हम मेनली न्यूक्लियर वेपन क्यों रखना चाहिए, आप बंदूक क्यों रखते हो अपने पास? दो रीज़न से रखते हो। एक तो आप दूसरा आपको अटैक ना कर पाए, ठीक है। एक तो आप दूसरे को अटैक कर दो कि मार दो, आपने ख़त्म कर दिया। दूसरा आप सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हो। किसी के पास बंदूक है तो आपको अपने लिए खुद की सिक्योरिटी के लिए एक बंदूक रखनी पड़ेगी। तो मेन चीज़ है कि जो आपका न्यूक्लियर वेपन है आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है आर्मी के लिए। तो दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, और दूसरा पीसफुल यूज़। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो तो है ही, लेकिन इंडिया का जो मेन प्रोग्राम, दिस इज़ अंडर कवर प्रोग्राम, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। दिस इज़ क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, ये कुछ ही इंपॉर्टेंट लोगों को पता होता है। ऑल्दो इट इज़ 80 to 90% इंपॉर्टेंट, लेकिन ऑन पेपर इसकी इंपॉर्टेंस 0 to 5% भी नहीं है। मेनली हम यही बताते हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज़ के लिए बना रहे हैं। कल के दिन हमारा एनर्जी ख़त्म हो गई तो हम न्यूक्लियर एनर्जी से बनाएंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये आप नोट्स बना लो। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल समझने के लिए, प्रिंसिपल तो आपको पता है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न दो चीज़ें होती हैं। फिजन का मतलब FISS मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। जब आप ये काम करोगे तो इसके साथ निकलती है एनर्जी। फ्यूज़न मतलब दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को फ्यूज़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेना, ठीक है। सो ये है। तो रैशनल क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल तो समझ लेंगे कि मतलब हम क्यों ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि यूरेनियम 235 सपोज़ उसकी एक यूनिट से जितनी एनर्जी निकलती है दैट इज़ 20 to 30 लाख टाइम्स ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ ऑयल और कोल। मतलब आप एक यूनिट यूरेनियम 235 से 20 से 30 लाख टाइम्स ज़्यादा एनर्जी इक्विवेलेंट प्राप्त कर सकते हो जितने कि आप ऑयल या कोल से ले पाओगे। तो ये तो रैशनल है कि अगर आपने डेवलप कर ली 1 kg ऑयल या 1 kg कोल या 1 लीटर ऑयल से आप जितनी एनर्जी ले सकते हो, 1 kg यूरेनियम से आप उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी ले सकते हो। तो फिजन का जो प्रिंसिपल है, यूरेनियम 235 एक ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको आपने ब्रेक किया। 92 यूरेनियम 235 है, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो एक हथौड़ा चाहिए होता है, दैट हथौड़ा इज़ न्यूट्रॉन। तो इससे जो कुछ एलिमेंट्स बनते हैं, मैं उनके नंबर नहीं लिख रहा हूँ, बेरिलियम और क्रिप्टॉन, मतलब एक रेंज में बनते हैं। ये साइंस अगर आपने पढ़ी हो तो पता होगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो बनता है, इसके अलावा अराउंड 200 MeV एनर्जी बनती है, प्लस इसमें इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 न्यूट्रॉन बन गए आपके एक सिंगल न्यूट्रॉन से। एक का 3 हो गए, इसका मतलब 1 से 3 हुए, ठीक है। 1 से 3 होंगे, 3 से 9 होंगे, 9 से 27 होंगे। तो ये फिर अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे एनर्जी बनाना चाह रहे हो तो फिर तो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, दैट न्यूक्लियर बॉम्ब इज़ अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर ये 0 and 1 का 1 न्यूट्रॉन का 1 ही न्यूट्रॉन रहता, 2 आप किसी तरह खा गए होते, तो फिर आप इसको पीसफुल यूज़ के लिए कर सकते थे। अगर आप ये काम कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ पीसफुल यूज़। बस इतना ही डिफरेंस है बॉम्ब में और न्यूक्लियर रिएक्टर, मेजर डिफरेंस। और भी कुछ डिफरेंसेस है वो बताऊँगा। फ्यूज़न क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल, आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन लिया 1H2 हाइड्रोजन, प्लस इसको 1H2 से मिला दिया, तो इससे क्या बना 2He4 हीलियम बन गया। तो ये फालतू चीज़ है। सन पे जो एनर्जी बनती है इसी से बनती है, हीलियम बन गया, आपके किसी काम का नहीं। प्लस इसके साथ एनर्जी निकलती है 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ 200 मिली है एनर्जी, यहाँ 20 मिली है, स्टिल वी आर टेलिंग कि ये ज़्यादा है। इसका जो आप एटॉमिक वेट देखो या क्वांटिटी देखो, यहाँ आपको 2 यूनिट, ठीक है। साइंस के आप नहीं हो तो सिंपल समझ लो कि यहाँ 92 है, यहाँ 2 है, इतना डिफरेंस है। यहाँ 2 यूनिट से आपको 20 मिली है, मतलब 1 यूनिट से आपको 10 मिल रही है। यहाँ अराउंड 100 यूनिट से 200 मिल रही, तो यहाँ पे आपका
1 यूनिट से 2 मिल रही है, ठीक है। तो 10 टाइम्स है, सॉरी 5 टाइम्स एनर्जी आपको ज़्यादा मिल रही है। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूज़न पे हम काम करना चाह रहे हैं। फ्यूज़न जो भी स्टार्स हैं, सन है, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न चला करता है। इंडिया का जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो चल रहा है वर्ल्ड में और इंडिया में ITER। अब ITER क्या है इसको हम आगे देखेंगे लेक्चर्स में। कुछ डेफिनेशंस आप लिखना चाहो, हालांकि आपको पता होंगी, जस्ट आपको नोट करने के लिए लिखना हो तो लिख लो एक बॉक्स बना के। रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस दोज लूज एनर्जी बाय एमिटिंग रेडिएशन। आइसोटोप क्या होते हैं? जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ठीक। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो ये 1H1 है, दिस थिंग 1H1, तो दिस वन और ये वाला, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। यहाँ पर आपका ये प्रोटॉन है और इसको हम ए कह रहे हैं, इसको हम जेड कह रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है आप ए माइनस जेड कर दो, सॉरी ये हमारा ए है और ये जेड है, तो ए माइनस जेड कर दो, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो यहाँ पर 0 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। तो ये आइसोटॉप है जिनके रोल नंबर सेम होते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल क्या होती है आपको पता ही होगा। लेंथेनाइट्स आपके जिनके रोल नंबर पीरियोडिक टेबल में 58 to 71 है, और एक्टिनाइट में जो इंपॉर्टेंट है यही आपके न्यूक्लियर मटेरियल है, थोरियम 90, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है यूरेनियम 92, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है प्लूटोनियम 94, इससे लेके फिर ये 103 तक चला करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके इतने, ये कुछ डेफिनेशंस है, अलग से लिख लेना, आई होप ये आपको आती ही होंगी। तो अभी हमको समझ में ये आया कि अगर हमको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो 2 मेन थिंग्स हैं, 2 मेन चीज़ें ये हैं। एक तो आपको चाहिए फ्यूल, ठीक है, या न्यूक्लियर मटेरियल, फ्यूल के साथ जो आपका है न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अलावा दूसरी चीज़ चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा जो न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर, उनमें सिर्फ एक डिफरेंस है कंट्रोल का। कंट्रोल दुनिया में जब भी आप खो देते हो तो आप फिर एक बॉम्ब बन जाते हो, ये हमेशा ध्यान रखना। तो कंट्रोल हमेशा लाइफ में रखना ही है। इसके अलावा रिएक्टर, जहाँ पे आप इसको कंट्रोल करोगे, अगर आप ये 2 मेन चीज़ों पे काम कर ले गए, क्योंकि जो आपका मेन रिएक्टर था, मेन न्यूक्लियर रिएक्शन है, दैट इज़ अनकंट्रोलेबल। तो यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें काम आती हैं। तो इस लेक्चर में हम मेनली फ्यूल की बात करेंगे, न्यूक्लियर मटेरियल की बात करेंगे, रिएक्टर पे हम बात करेंगे, बट रिएक्टर की क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो पढ़ लेंगे। रिएक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन टाइप ऑफ रिएक्टर इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं ये कोई समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये आप जस्ट पढ़ लो कि नो पावर इज़ कॉस्टलियर देन नो पावर। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन से स्टार्ट हुआ था। देन AEC जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर या गवर्नमेंट रिजोल्यूशन, सरकारी संकल्प से हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE, ये किसी मिनिस्ट्री में नहीं आता, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, PMO के अंडर आता है डायरेक्टली। इस टाइम पे आपको इसको हेड कर रहे हैं PM मोदी। ऑल्दो इसमें जो चेन ऑफ कमांड है उसमें सीधे मोदी बैठ के ही नहीं बम बनाते हैं, उसके लिए जो टेक्निकल साइड के लोग होते हैं वो मेनली हेड करते हैं। ये ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका हेड कोई IAS नहीं हो सकता है, ना कभी था ना कभी होगा। देन जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है AERB, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है, ट्रॉम्बे में। तो ये बताता है सेफ यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, आयनीकृत रेडिएशन। उसके लिए नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पे AERB का कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब नहीं ज़रूरत है उसके लिए, और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। तो ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है। देन इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम मेनली आप क्या कहते हो, हम पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट और वन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर पावर, ठीक है। हालांकि हम रिएक्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, वो रीज़न दूसरे हैं कि जो ट्रीटी है इंटरनेशनल, वो फ्यूल आपको चाहिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर तभी देंगे जब आपके पास फ्यूल होगा। तो हम न्यूक्लियर मटेरियल पढ़ते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल पढ़ने के लिए हम वापस से इस टेबल पर आते हैं। तो आपको ये दिखेगा कि एक है न्यूट्रॉन सोर्स, ये जहाँ पर न्यूट्रॉन आप यूज़ करो। देन मॉडरेटर, ये वाला पार्ट जो वाटर भरा हुआ है। देन न्यूक्लियर फ्यूल, जो ये वाला एलिमेंट है, दिस वन, दिस इज़ न्यूक्लियर फ्यूल। देन कंट्रोल रॉड, जो ये डाली गई है, ये ब्लैक वाली, ये कंट्रोल रॉड है। देन इसके बाद और न्यूक्लियर मटेरियल भी हो सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो न्यूक्लियर फ्यूल, तो ये ब्लैक वाली रॉड्स है, इसके बियॉन्ड जो ग्रे वाली रॉड्स हैं तो ये अदर न्यूक्लियर मटेरियल में आएंगी। देन इसके बाद न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो 1 by 1 हम समझते हैं कि किसका क्या पर्पस।
इस इमेज के बदले, ये आपको प्रिंट करने के लिए देख लेना, इस इमेज के बदले हम एक सिंप्लीफाइड न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हुए चलते हैं और समझते हैं कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सपोज़ ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये मेन चीज़। सबसे पहले आपको फ्यूल चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्यूल रखोगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे, ये वाला पार्ट है फ्यूल एलिमेंट, ये आपका फ्यूल एलिमेंट है। यहाँ पर आपका यूरेनियम हो सकता है, तो इसको हम फ्यूल कहेंगे। पूरे को हम फ्यूल कोर कहते हैं, या फिर एनीथिंग यू कैन टेल। ये मेन चीज़ हुई आपकी रिएक्टर कोर, जो मेन कोर क्या होता है, मतलब बेस। तो ये हो गया आपका रिएक्टर कोर, ठीक। अब फ्यूल एलिमेंट, हमने क्या कहा था कि जो यूरेनियम की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें क्या होता है, यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन, तब जाके आप उसका विखंडन या फिर फिजन कर पाओगे। तो यहाँ पर यूरेनियम सोर्स तो आपने दे दिया, नाउ यू नीड वन न्यूक्लियर सोर्स, न्यूट्रॉन सोर्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन सोर्स क्या करता है, ये इट इज़ अ मटेरियल टू जनरेट न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन पैदा करने के लिए एक सामग्री है मेनली, जिससे आपकी फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। यूरेनियम रखा रहेगा जब तक कि उस पर न्यूट्रॉन की आप बम्बार्डमेंट ना कर दो। स्पेशली आपको विखंडन प्रक्रिया शुरू करनी, जैसे न्यूट्रॉन सोर्स में बेरिलियम और ड्यूटेरियम। एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है, कि मतलब पर्पस क्या होता है और एग्जांपल्स बताओ, तो ये एग्जांपल जरूर रख लेना, ठीक है। देन न्यूट्रॉन की एनर्जी दो तरह की हो सकती है, न्यूट्रॉन फास्ट हो सकते हैं जो बहुत तेज़ी से जाएं, और स्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो नॉर्मल रिएक्टर्स हैं, आपने FBR के बारे में सुना हो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, अगर हम यहाँ देखें रिएक्टर टाइप में, यहाँ हम रिएक्टर टाइप में कह रहे हैं FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब जो फास्ट न्यूट्रॉन पे चलते हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है, मतलब थर्मल न्यूट्रॉन से चल रहे हैं या स्लो न्यूट्रॉन से चल रहे हैं, तो बाकी जितने भी रिएक्टर्स हैं वो इन जनरल स्लो न्यूट्रॉन से चलते हैं। तो उन स्लो न्यूट्रॉन को हम कहते हैं, उनको एनर्जी के बेस पर डिफाइन करते हैं, या तो स्लो या थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं, और जो फास्ट एनर्जी जिनकी होती है फास्ट न्यूट्रॉन। तो मेनली अभी हम जब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो हम फास्ट न्यूट्रॉन हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो ये न्यूट्रॉन एनर्जी न्यूट्रॉन सोर्स है, इससे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनकी एनर्जी होती है बहुत हाई, तो वो होते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। यहाँ पर रोल आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है, लाइफ में आपने किसी झगड़ा कर लिया, आप झगड़ा कर लेते हो तो क्या होता है, आपके साथ आते हैं कुछ मॉडरेटर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ झगड़े सुलझाए होते हैं। तो मॉडरेटर का काम क्या है, मैं यहाँ अभी लिखूँगा नहीं, मैं बस रिएक्टर बनाते जाता हूँ। दिस इज़ आवर रिएक्टर, ये हमारी कोर है, ये फ्यूल एलिमेंट है, हमने लिख लिया था, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन सोर्स से जो न्यूट्रॉन निकले थे उनकी स्पीड तो फास्ट थी। तो मॉडरेटर का पर्पस क्या है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स की स्पीड है उसको हम स्लो करेंगे, तो टर्निंग इनटू स्लो और थर्मल न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर होता है आपका ये, यहाँ पर हम कुछ पानी टाइप मटेरियल भर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो हमने यहाँ पर मॉडरेटर फिल कर दिया, जिससे जो तेज़ न्यूट्रॉन निकला था वो अब स्लो हो गया। तो यही थर्मल न्यूट्रॉन, दीज आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जिसमें यूरेनियम 235 हो। तो जो कुछ कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर हैं उसमें लाइट वाटर, हल्का पानी, मतलब जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं उसे हम H2O कहते हैं, 75 रिएक्टर्स में ये यूज़ होता है। देन हैवी वाटर, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड 5% रिएक्टर्स में ये यूज़ होता है। देन सॉलिड ग्रेफाइट कार्बन 20% रिएक्टर्स में यूज़ होता है। देन बेरिलियम यूज़ करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स में, उसके बाद हाइड्रोकार्बन यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ मॉडरेटर, कि जो आपने यहाँ एलिमेंट हो गया न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन की एनर्जी आपको स्लो करनी है, क्योंकि जो यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन, ये जो रिएक्शन है, यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन की जो रिएक्शन है, ये तभी होगी जब ये न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला एलिमेंट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूल। अब न्यूक्लियर फ्यूल अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूल के बिना तो कुछ नहीं होगा, न्यूक्लियर सोर्स आप ले आओ, सब कुछ ले आओ, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है जो यहाँ रखा हुआ है। तो न्यूक्लियर फ्यूल आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है फिसाइल मटेरियल, विखंडन या विखंडनीय सामग्री, दूसरा होता है फर्टाइल मटेरियल। फिसाइल मटेरियल का मतलब ये है जिसका आप विखंडन कर सको, इट इज़ कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अ न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, अगर आप उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन करो तो होगी, ठीक है। फर्टाइल मटेरियल में न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, दीज आर नॉट देमसेल्फ कैपेबल टू बी फिजनेबल बाई थर्मल न्यूट्रॉन्स, थर्मल न्यूट्रॉन से डायरेक्टली इनका विखंडन नहीं हो सकता है, लेकिन इनको फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे,
प्रोसेस अलग हो सकता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन या सब्सिक्वेंट न्यूक्लियाई कन्वर्जन। जैसे मैं आपको ये समझाऊँ क्या हो सकते हैं। यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के आपको आइसोटोप पता है, यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238, ये होते हैं नेचुरल यूरेनियम में। ये होता है 0.7%, ये होता है 99.3%, कुछ और भी होता है बट आप फिलहाल टाइम बीइंग ये याद रखो, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है सिर्फ आप इसका फिज़न कर सकते हो, मतलब यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम मेनली वेस्ट की तरह कंसिडर करते हैं जब तक हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। सो दिस इज़ फिसाइल फ्यूल, दिस इज़ फर्टाइल। फर्टाइल होता है ना, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकें। अब इसका मतलब फर्टाइल का मतलब ये है, ये 99.3%, ये इटसेल्फ अपने आप तो वेस्ट है, इससे आप एनर्जी नहीं निकाल सकते, मतलब आपको ये 0.7% ही रखना है। इनरिचमेंट प्रोग्राम में क्या होता है, हम इस 0.7% की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सपोज़ 100 kg में आपका 0.7% है, तो आप क्या करोगे, आपको सपोज़ 1.4 kg चाहिए, तो अब इस 100 kg की नीड नहीं, आपको फिर 200 kg है, उसमें से आप 1.4 kg निकालोगे, लेकिन उसमें से जो एक्स्ट्रा 100 kg है उसको आप हटा दोगे, तो आपका हो जाएगा एनरिचमेंट। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि बॉम्ब बनाते कैसे, एनरिचमेंट प्रोग्राम होता क्या है। फर्टाइल का मतलब इसको इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन हो सकता है। मटेरियल कन्वर्जन जो होता है वो न्यूट्रॉन्स के थ्रू हो सकता है। इसमें कुछ रिएक्शन आपको देनी पड़ेगी, एनी रिएक्शन, आप ये मत समझो क्या रिएक्शंस हैं वो मत रटो। न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन और सब्सिक्वेंट न्यूक्लियाई कन्वर्जन से हो सकता है, लेकिन बस आप इतना रखो, रिएक्शन रटने की नीड नहीं है, यहाँ आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है फिसाइल मटेरियल के, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। अब जो ये यूरेनियम 233 है ये आपका बनता है थोरियम से, प्लूटोनियम 239 बनता है यूरेनियम 238 से। तो आपने ये देखा, अगर आप यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर दो तो प्लूटोनियम 239 बन जाता है। यूरेनियम 235 अपने आप में है फिसाइल मटेरियल, और थोरियम 232 में एक न्यूट्रॉन ऐड कर दो तो यूरेनियम 233 बन जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए थोरियम इंपॉर्टेंट है, और यूरेनियम 238 जो हम जिसे वेस्ट मटेरियल कह रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रांसम्यूटेशन करना होता है, तत्वांतरण या रूपांतरण करना होता है यूरेनियम 238 का प्लूटोनियम 239 में, थोरियम 232 का यूरेनियम 233 में। ये तीन ही एग्जाम्पल हैं बस, तो ये तीन एग्जाम्पल याद रखो। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ज़िंदगी भर ये तीन एग्जाम्पल आपका दिमाग खाएंगे, और अगर आप फॉरेन सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए तो फिर बिलीव मी आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। जो फिसाइल मटेरियल होते हैं ये एक चेन रिएक्शन सस्टेन कर सकते हैं थर्मल न्यूट्रॉन के थ्रू। और एक और फैक्ट जो है, न्यूक्लियर फ्यूल्स हैव हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, वो तो हम बात कर ही चुके हैं कि यूरेनियम 235 के एक यूनिट से जितनी एनर्जी निकलती है वो ऑयल या कोल की एनर्जी इक्विवेलेंट का 20 to 30 टाइम्स हाई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज़ नोन एज कूलेंट। हम अभी तक इस फिगर में यहाँ थे, कूलेंट हो गया। यहाँ आपने रिएक्शन करा दी, हीट आ गई, आपने कहा कि 200 MeV हीट आ गई। अब आप इस हीट को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, ये तो पूरा रेडियो एक्टिव पूरा सिस्टम है, कैसे आप इस हीट को एक्सेस करोगे, उसके लिए हम कहते हैं कूलेंट। कूलेंट के दो पर्पज़ हैं, एक तो इसकी हीट कूलिंग भी करेगा साथ में। कूलेंट सपोज वाटर है, आप यहाँ पे एक वाटर साइकिल चला दो, आपने एक वाटर साइकिल चला दी, वो चल रही है, ठीक है, एक ये वाटर साइकिल चल रही है ऐसे, तो पानी ठंडा पानी है, यहाँ से गर्मी लेके निकलता जाएगा, ठीक है। तो अब ये ठंडा पानी है, सपोज़ ये 10 डिग्री या 5 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड 200 जो भी है एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ जैसे ही ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी आएगा बॉईल कर जाएगा। अब आप इसको साइकिल लेके डायरेक्ट तो चला नहीं सकते हो, यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा एक स्टीम जनरेटर, ठीक है। कि कूलेंट है, यहाँ 5 डिग्री का जो वाटर था आपने ये 5 डिग्री का वाटर डाला, ठीक है, और यहाँ चला गया ये एनर्जी लेके, ये भी आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड का हो गया। अब यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी स्टीम जनरेटर, ठीक है, ये आपका स्टीम जनरेट करेगा। और फिर यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है, हो सकता है 100 से आपका 60 आ जाए या 40 आ जाए। अब इसको आपको ठंडा करने के लिए चाहिए कूलिंग टावर। तो ये एक रिएक्टर की जो स्ट्रक्चर होती है, स्टीम जनरेटर। अब आपके पास स्टीम आ गई, स्टीम से आप फिर टरबाइन चला सकते हो, टरबाइन चल गई तो फिर आप एनर्जी बना लोगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये ऐसे चलेगी साइकिल, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा है, इसके बाद आप एनर्जी बना लोगे। एनर्जी का सिंबल ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो कूलेंट ने क्या किया, जो रिएक्टर कोर था, ये वाला रिएक्टर कोर है, यहाँ जो एनर्जी आ गई
यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा कूलेंट और इसको ये स्टीम जनरेटर में ले जाएगा और यहाँ ये आपका कंडेंसर लगा हुआ है, कूलिंग टावर लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। तो आई थिंक इस फिगर का पर्पस हो गया ख़त्म। तो कूलेंट क्या करता है, ये हीट एक्सट्रैक्ट करता है रिएक्टर कोर से और इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर और टरबाइन में ट्रांसफ़र कर देता है। नॉर्मली जो कूलेंट्स यूज़ होते हैं, अगेन ये एग्जांपल्स याद करो, वाटर, हैवी वाटर, सोडियम। एफबीआर में हम वाटर या ये सब नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ सिस्टम ही अलग है, हम सोडियम यूज़ करेंगे। देन लेड, देन हीलियम हम यूज़ करते हैं गैस कूल्ड रिएक्टर GCR। ये नॉर्मली इंडिया में है नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई कंट्रोल रॉड। सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन अभी यहाँ जो न्यूट्रॉन सोर्स है, रिएक्शन हुई, आपने न्यूट्रॉन सोर्स से एक न्यूट्रॉन दिया था और आपके पास 200 MeV एनर्जी आ गई, एनर्जी से आपने ये बना लिया। लेकिन अब ये रिएक्शन अनकंट्रोल होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपके पास 3 न्यूट्रॉन आ गए एक्स्ट्रा। तो अभी आपके पास 200 MeV आई थी, अगली बार आपके पास यूरेनियम तो बहुत है, तो वो 3 यूरेनियम प्लस 3 न्यूट्रॉन, तो 600 MeV हो जाएगी। अब आपको इसको कंट्रोल करना है, तो फॉर दैट आपको रिक्वायरमेंट है कंट्रोल रॉड की। तो हम कंट्रोल रॉड ऐसे इंसर्ट करते हैं जो आपकी न्यूक्लियर कोर तक जाए। ये कंट्रोल रॉड क्या करती हैं, जो ये 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं इनको खा जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल रॉड का पर्पज़ ये है कि आपका एक न्यूट्रॉन निकला, 3 थे, 3 में से आप एक न्यूट्रॉन आपने दिया, 3 में से 2 आपने कट कर दिए, 1 बचा। अगेन ये एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम से ही रिएक्शन करेगा। तो कंट्रोल रॉड या नियंत्रक छड़ की बात क्या करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? यूज टू कंट्रोल द फिशन रेट बाय अब्जॉर्बिंग मैनी न्यूट्रॉन्स। जो भी बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करती है। और इनकी एक कंडीशन ये हो सकती है, खुद फिजन ना हो जाए, इनका खुद का विखंडन ना हो जाए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। कॉमनली यूज कंट्रोल रॉड बोरोन, कैडमियम, सिल्वर, इंडियम, ये सब होती हैं। तो कंट्रोल रॉड अगर आपको यूज़ करनी है तो कंट्रोल रॉड को हम नॉर्मली, ये रिएक्टर है, यहाँ पर आपका फ्यूल एलिमेंट है, तो कंट्रोल रॉड अगर हम ज़्यादा अंदर डाल दें, ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का एलिमेंट ज़्यादा हो गया, तीनों यूरेनियम भी खा सकती है ना, सॉरी, ये 1 न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बने थे, तो आप ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन भी खा सकते हो अगर आप ज़्यादा कंट्रोल रॉड यूज़ करते हो। तो रिएक्टर को शट डाउन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो एक तो कंट्रोल करने के लिए, दूसरा रिएक्टर को शट डाउन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। शट डाउन क्यों करना है? जब रिएक्टर की लाइफ पूरी हो गई या फिर कोई रिएक्टर एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो आप फिर कंट्रोल रॉड बहुत सारी डाल दोगे ताकि एक न्यूट्रॉन है वो भी चला जाए। तो अभी हम न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने समझ लिया न्यूट्रॉन सोर्स क्या है, फ्यूल एलिमेंट क्या है, कंट्रोल रॉड क्या है, कूलेंट क्या है, स्टीम जनरेटर क्या है, कूलिंग टावर क्या है। अब हम इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे, ये फ्यूल एलिमेंट। सीधे यूरेनियम को वाटर में तो रख नहीं सकते हो, ठीक है, सीधे यूरेनियम को वाटर में नहीं रख सकते हो, तो आपको यूरेनियम जो फ्यूल है उसको, उसकी हम इस तरह से रॉड बनाते हैं, इन रॉड का हम बंडल करते हैं, इस तरह से रखते हैं और इसको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। सो हम अब आगे बात करते हैं फ्यूल एलिमेंट की। तो अब रिएक्टर का काम हो गया ख़त्म, हम इस एलिमेंट को जूम करते हैं, ये हो रहा है, यू कैन सी यहाँ ये राउंड राउंड रॉड्स हैं, इन रॉड्स को, ये रॉड्स हैं, इनको हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, दिस वन। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल, ये ब्लैक वाला है, इसका कवर देने के लिए हम कुछ और एलिमेंट यूज़ करते हैं। साथ में इसमें हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो इसका कवरिंग मटेरियल है, ये वाला, दिस वन, ये वाला जो बाहर का ये कवरिंग मटेरियल है, ये इसके डायरेक्ट टच में ना आ जाए। डायरेक्ट टच में आएगा तो ये इसको गला देगा। तो हमें अल्टीमेटली किस टाइप का जो ये इसका सरफेस चाहिए, इस एरिया में तो यूरेनियम रहे, इस एरिया में इसकी कवरिंग रॉड रहे, और बीच में इस एरिया में कुछ गैस टाइप मटेरियल बनना पड़े जो इसकी एनर्जी को इस तक तो ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन इसको इससे टच ना होने दे। तो इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियर मटेरियल इंपॉर्टेंट हैं। एक जो आपने ये यूरेनियम की रॉड बनाई, ये आपकी बहुत सारी रॉड्स हैं, इनको आपने एक जिरकोलॉय ट्यूब के बंडल से बंद कर दिया, इसको हम कहते हैं क्लैड, CLAD। तो जिरकोलॉय इज़ यूज एज क्लैडिंग मटेरियल, इसको आप सीधे प्री के लिए रटो और एग्ज़ाम में भी इसको हम सीधे मेंस में लिखेंगे। मेंस में जो क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियर मटेरियल्स क्या क्या हैं। इसके अलावा क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वाले एलिमेंट इससे टच हो जाएं, तो यहाँ पर आपको कुछ भरना पड़ेगा, गैस टाइप चीज़, लिक्विड भरोगे तो नहीं चलेगा, यहाँ हम हीलियम गैस भर देते हैं। तो हीलियम गैस क्या करती है, फ्यूल क्लैडिंग गैप रखती है, इसको इससे टच नहीं होने देती है। साथ में हीट कंडक्शन, हीलियम गैस क्या है, इससे जो हीट आती है इसको इस पर पहुँचा देती है, फ्रॉम फ्यूल टू क्लैडिंग। तो अब ये क्लैडिंग है,
इससे यहाँ हमारा कूलेंट टच में आता है, कूलेंट और मॉडरेटर इस केस में सेम ही है, कूलेंट यहाँ टच में आया, ये क्लैडिंग गर्म है, इसकी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके हम पूरी साइकिल चलाते हैं। इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल या फिर परमाणु ईंधन चक्र की। सबसे पहले हमको माइनिंग करनी है, माइनिंग करके मटेरियल हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, माइनिंग करके उससे हम बनाएंगे UF6 यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। ये हमारा मेनली न्यूक्लियर फ्यूल है, लेकिन उसमें हमने क्या कहा था कि सिर्फ 0.7% यूरेनियम ही होता है नेचुरल यूरेनियम में, तो इसको हमें बढ़ाना होता है नॉर्मली 3 to 4%, 20%, 90%। कहाँ क्या यूज़ होता है, कहाँ 0.7% यूज़ होता है, इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जहाँ हम न्यूक्लियर इनरिचमेंट की बात करेंगे। तो इसका हम इनरिचमेंट कर सकते हैं, ठीक। इनरिचमेंट करके हमने फ्यूल रॉड बनाई, जो कि अभी हमने लास्ट देखा, जिरकोलाई की रॉड्स बना ली, ठीक है। इन रॉड्स को हमने रिएक्टर में डाल दिया, रिएक्टर में कुछ फ्यूल यूज़ हो गया, ठीक है। इसको हमने कहा यूज्ड फ्यूल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जो बचा, टोटल आपका 100 kg यूरेनियम था, इसमें से आपने 20 kg यूज़ कर लिया, इतना यूज़ होता है बिलीव मी। 80 kg आपका वेस्ट हो जाता है, स्टोर आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ SNF, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। इसका आप दो चीज़ें कर सकते हो स्टोर करके, या तो आप इसकी रिप्रोसेसिंग कर लो या फिर आपको डिस्पोजल कर दो। डिस्पोजल आप डीप ट्रेंचेस में, मतलब ज़मीन के नीचे गाड़ दो, या अमेरिका में पूरा एक माउंटेन है वहाँ केव्स बना के उन्होंने कर दिया रिप्रोसेसिंग। अब इस पूरे प्रोसेस में बम कहाँ आते हैं, वेयर आर न्यूक्लियर बॉम्ब्स। एक न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ आता है जो यूरेनियम के बॉम्ब होते हैं, ठीक है, इनरिचमेंट प्रोसेस में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दूसरे बॉम्ब्स आते हैं रिप्रोसेसिंग में। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लूटोनियम। सपोज आपका ये यूरेनियम था, ठीक है, यहाँ प्लूटोनियम आता है, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन आता है, और इसका जो प्रोलिफ्रेशन है, प्रोलिफ्रेशन, इसको हमें रोकना है। अगेन रिप्रोसेसिंग से अगेन आप इसको ये कर सकते हो, यूरेनियम रिप्रोसेसिंग से आप प्लूटोनियम अलग निकाल लो, और यूरेनियम क्योंकि हम 20% ही यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है, तो 80% अभी भी है, तो इसको हम यहाँ यूज़ करके अगेन ये साइकिल चला सकते हैं। तो अभी तक तो हम क्या करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इंडिया में क्या होता है या दुनिया में क्या होता है, मोस्टली ये साइकिल यूज़ होती है, ये वाली। अगर न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो आप रिप्रोसेसिंग नहीं कर सकते। रिप्रोसेसिंग इज़ नॉट अलाउड इन पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। आपको ये चेन यहाँ ब्रेक करनी पड़ेगी। आप इनरिचमेंट नहीं कर सकते। इनरिचमेंट करोगे तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इंडिया का जो इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो अंडर कवर चलता है, नोबडी नोज़, ठीक है। ईरान का इनरिचमेंट प्रोग्राम है, आप देख ही रहे हो, पूरी USA ने लंका लगा रखी है। तो इन जनरल जो आपकी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल फॉर पीसफुल यूज़ ऑफ एनर्जी के लिए, माइनिंग, कन्वर्जन टू UF6, फ्यूल रोड, अगर आप ये इनरिचमेंट कर भी रहे हो तो भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। 3 to 4%, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। करो, इसको हम लो इनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं। उसके बाद फ्यूल रॉड बनाओ, रिएक्टर, यूज्ड फ्यूल, स्टोरेज, डिस्पोज करो। नो नीड टू प्रोसेस इट, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग करके बम बनता है। अगर आप प्रोसेस कर भी रहे हो तो इसमें सिर्फ यूरेनियम करो, बाकी जो प्लूटोनियम आता है उसको आप अगेन डिस्पोजल करो। लेकिन ये होता नहीं है। सारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स अंडर कवर चलते हैं, इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दैट इज़ हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, चाहे वो इनरिचमेंट प्रोग्राम हो या फिर रिप्रोसेसिंग प्लांट हो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सोल एजेंसी है जो ये काम करती है। अलग अलग प्लांट्स हैं, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, ना ही आपको जानने की नीड है। वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है हम यहाँ बात कर लेते हैं। हम इसकी बात करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल और रिप्रोसेसिंग, दोनों चीज़ें एक बार समझ लेते हैं। एनीवेज होती क्या है, वेस्ट मतलब अपशिष्ट का निपटान। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल हाईली रेडियोएक्टिव होता है, तो इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। पॉलिटिकली डिविजिव एस्पेक्ट है, USA, रशिया, इंडिया सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। आज के टाइम में ईरान वाला जो आप देखो, ठीक है, या फिर जो आज के टाइम की पॉलिटिक्स है वो इसी से गवर्न होती है बहुत जगह, जहाँ पर न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पावर्स डिफाइन की जाती हैं, चाहे वो CTBT हो, NPT हो। देन ज़्यादातर इसकी स्टोरेज कहाँ की जाती है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल की, या तो रिएक्टर साइट पे ही कर लेते हैं। अगर काकरापारा में आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वहीं आप कर लोगे, और डीप जियोलॉजिकल ट्रेंचेस, भूवैज्ञानिक खाइयों में हम संग्रहित कर सकते हैं, ट्रेंचेस में, ठीक है। और ये आपकी आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या दे रहे हैं, बॉम्ब्स दे रहे हैं, माउंटिंग बॉम्ब्स। तो इसके ऊपर एथिकल इश्यूज होते हैं, इस वजह से सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जो NGO लगे होते हैं। हालांकि वो NGO उन्हीं कंट्रीज़ के होते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर में बिल्कुल गंद मचा रखी है वर्ल्ड वाइड। देन रिप्रोसेसिंग, पुनर्प्रसंस्करण। ओरिजिनली रिप्रोसेसिंग तो सोलली मतलब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियारों के उत्पादन के लिए यूज़ किया गया था कि हम फिजनेबल प्लूटोनियम यूज़ कर लें। होता क्या है रिप्रोसेसिंग में, मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि आपका मेन यूरेनियम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है।
होता क्या है कि हमने कहा यूरेनियम जो आपका फिजनेबल है वो तो 235 है, उसकी परसेंटेज तो 0.7 है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे 3 to 4% बढ़ा रहे हैं, बाकी तो यूरेनियम 238 है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, आपको एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्व कर लेता है और न्यूट्रॉन एब्जॉर्व करके ये बन जाता है प्लूटोनियम 239। तो जो आपका अगर 3-4% भी है तो मतलब 90-95% कैपेसिटी है प्लूटोनियम बनने की। और अगेन दिस इज़ आ न्यूक्लियर वेपन। तो आपने क्या किया, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला न्यूक्लियर फ्यूल, उसमें जो फिजनेबल था जिससे आप एनर्जी बना सकते थे वो तो 0.7% से 2-3-4% था, वो बना लिया। बाकी जो 90-95 या 99% है वो न्यूट्रॉन ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो अब आपका प्लूटोनियम बन गया, तो ये सबको पता है कि प्लूटोनियम बन गया, फिजनेबल प्लूटोनियम बन गया, तो न्यूक्लियर वेपन हम बना सकते हैं। मोस्टली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं दोज आर प्लूटोनियम वेपन्स। रीप्रोसेस्ड यूरेनियम, अब जो हमने कहा था कि यूरेनियम है उसको हम इन प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक रूप से तो फ्यूल की तरह रीयूज़ कर सकते हैं। जो मैंने कहा था कि ये साइकिल रीप्रोसेसिंग करके हम दो चीज़ चाह रहे हैं, एक तो हम चाह रहे हैं प्लूटोनियम, ठीक है, तो ये साइकिल प्लूटोनियम यहाँ तो एनीवेज नहीं जाएगा, प्लूटोनियम यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर यूरेनियम। ठीक, तो रीप्रोसेस करके इन प्रिंसिपल तरीके से मतलब आप सैद्धांतिक रूप से यूरेनियम भी यूज़ कर सकते हो। और ऑब्वियसली रीप्रोसेस आपको करना होता है फर्टाइल मटेरियल को, अगर आपको वापस से इसको फ्यूल की तरह यूज़ करना है, उसमें कुछ न्यूट्रॉन पॉइजन्स आ जाते हैं, मतलब जो न्यूट्रॉन्स के लिए पॉइजन है, न्यूट्रॉन के पॉइजन जो न्यूट्रॉन की रिएक्शन नहीं करने देते हैं, तो मेनली रीप्रोसेसिंग में हम न्यूट्रॉन पॉइजन रिमूव करते हैं। नो नीड टू लर्न दीज ऑल थिंग्स कि क्या होते हैं, बस ये कीवर्ड याद कर लो। और रीप्रोसेसिंग एक प्रोलिफरेशन कंसर्न बताता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियर मटेरियल। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि नेचुरल यूरेनियम 99.3 यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। सो वेपन ग्रेड की बात करेंगे, एनरिचमेंट की बात करेंगे, एनरिचमेंट प्लांट कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, और फिर आप अगर घर में बम बनाना चाहो अपने घर में तो कैसे बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।